नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन केंद्र ईटानगर अरुण प्रभा में। दर्शकों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है क्राइम अगेंस्ट वुमेन, यानी महिलाओं के विरुद्ध अपराध। हम आप सभी दर्शकों से गुजारिश करते हैं कि आप हमारे कार्यक्रम के अंत तक बने रहें। दर्शकों, हम सभी को पता है ये वुमेन के अगेंस्ट जो क्राइम हो रहे हैं ये अब की ही नहीं बल्कि प्राचीन काल से होते आ रहे हैं। जैसे घटनाएं जैसे बाल विवाह, यौन शोषण, घरेलू हिंसा, शारीरिक और मानसिक शोषण, बाल यौन शोषण, छेड़छाड़, बलात्कार, एसिड अटैक आदि कई प्रकार के घटनाएं महिलाओं के साथ होते आ रहे हैं और इसे महिला सहते भी आ रही है। सहने का दो मुख्य कारण है। देखा जाए तो पहला कारण उन्हें डर रहता है लोगों से और समाज से। अगर वो खुलकर कुछ कह दिया जाए, उनके साथ जो हिंसा हो रहे हैं उसे कह दिया जाए तो लोग उन्हें क्या कहेंगे और समाज उन्हें किस नज़र से देखेंगे, इस डर से। और दूसरा, उन्हें अवेयर नहीं रहता है कि किससे जाके मदद मांगे और उनके साथ कौन खड़े रहेंगे, किससे वो सहायता मांगने के लिए जाए, सरकार उनके लिए क्या योजना बनाए है ये उन्हें मालूम नहीं होता है। इसलिए वो चुपचाप घर पर बैठकर रोती रहती है, अंदर ही अंदर घुट घुट कर तड़प कर सहती रहती है। तो आज हम उन हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए बहुत ही शुभ समाचार लेकर आए हैं। वो है केंद्र सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित सखी वन स्टॉप सेंटर। ये जो महिलाओं के समर्थन के लिए है। और ये क्या है, वन स्टॉप सेंटर क्या है और इसके अंतर्गत क्या क्या सुविधाएं मिलती है, इसको बताने के लिए हम आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किया है वन स्टॉप सेंटर नाहरलगुन के एडवोकेट और सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर नादा नाम्पी जी, और इसके साथ आई है केस वर्कर एडवोकेट रिबोन रिबा जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले मैडम, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये वन स्टॉप सेंटर क्या है। सबसे पहले हम सबको नमस्कार करते हैं, स्पेशली ये दूरदर्शन केंद्र को, क्योंकि हमको यहाँ में बात करने के लिए प्रिविलेज दिया है। तो ये पूरा अच्छा प्लेटफॉर्म है कि मतलब सब औरत को और सब आदमी को बताने के लिए कि मतलब अरुणाचल का वासियों को बताने के लिए कि एक्जैक्टली वन स्टॉप सेंटर क्या है। तो बेसिकली क्योंकि वन स्टॉप सेंटर क्या है ज़्यादातर आदमी को अभी तक पता नहीं है, क्योंकि ये डिपार्टमेंट जो यहाँ में नया आया हुआ है इसलिए ज़्यादातर को पता नहीं होता है। बेसिकली हम लोग इसको एवरी मंथ अवेयरनेस कैंप करता तो है लेकिन पता नहीं होता है। तो सबसे पहले हम ये बताना चाहेगा कि मतलब एग्जैक्टली वन स्टॉप सेंटर जो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से स्पॉन्सर किया ये एक सेंट्रल स्कीम है। तो ये स्कीम को किस तरह से अवेल करना है आप लोग जानना ज़रूरी है और ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है। तो वन स्टॉप सेंटर किस लिए इस्टेब्लिश हुआ है हम लोग का इंडिया में। ये लास्ट टाइम 2012 को एक तो निर्भया रेप केस हुआ था दिल्ली में, जो गैंग रेप हुआ था, ये वहाँ से शुरू हुआ है। उस दिल्ली गैंग रेप में उसको तो हर कोई पता है वो दिल्ली गैंग रेप में एग्जैक्टली क्या हुआ था बोल के, क्योंकि उसका जो लड़की को बस में रेप किया था और लड़की मर गया है और उसका जो एक्यूज थे उसको फांसी भी दे दिया। उस गैंग रेप का वजह से गवर्नमेंट जो रियलाइज़ किया कि मतलब ऐसा एक तो क्विक एक्शन लेने वाला एक तो डिपार्टमेंट या एक तो सेंटर होना चाहिए जहाँ में औरत लोग को अगर इंस्टेंटली जो अगर हेल्प चाहिए उसको मिलना चाहिए बोल के। तो इस सोच को रखते हुए वन स्टॉप सेंटर को इस्टेब्लिश किया है। तो वन स्टॉप सेंटर जो हम लोग का सेंटर में 5 अप्रैल 2015 को शुरू हुआ है और हम लोग का अरुणाचल में 2016 अप्रैल मंथ का 2016 को इस्टेब्लिश हुआ है यहाँ में अरुणाचल में है। और ये हम लोग का पपुमपारे का जो वन स्टॉप सेंटर है ये हम लोग का अरुणाचल का सबसे पहला वन स्टॉप सेंटर है जहाँ में हम लोग अभी 2016 से अभी हम लोग फंक्शनिंग कर रहे हैं। तो वन स्टॉप सेंटर एक ऐसा एक रूप है जहाँ में स्पेशली वुमेन को हर एक चीज़ को प्रोवाइड करते हैं। जो भी विक्टिम आता है वन स्टॉप सेंटर में, जैसे कि जो डोमेस्टिक वायलेंस से होता है, जो जितना भी क्राइम होता है वुमेन का अगेंस्ट में क्राइम होता है, वो वन स्टॉप सेंटर में आके एक ही रूप में हम लोग को सब कुछ
मतलब उसको प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे कि अगर वो इंजर होके आया है तो उसको मेडिकल में ले जाएगा पैरामेडिक। अगर वो एफ आई लॉन्च करना चाहता है तो हम लोग का पैरालीगल है, वहाँ पुलिस थाना ले जाएगा। और अगर उसको रेस्क्यू करना है तो उसको रेस्क्यू करने के लिए हम लोग घर भी चला जाएगा। तो पुलिस का साथ में हम लोग उसको लेके घर भी चला जाएगा, उसको रेस्क्यू कर लेके आएगा। और अगर उसका रहने का जगह नहीं होता है तो उसको हम लोग शॉर्ट शेल्टर भी देगा, 5 दिन का शॉर्ट शेल्टर देता है। तो वो शॉर्ट शेल्टर देते समय में हम लोग जितना भी हो सकता है लड़की का फैमिली को, विक्टिम का फैमिली को और एक्यूज को, जो भी जितना भी क्राइम होता है उसको मतलब एक छत में बुला के उसको हम लोग निगोशिएट करने के लिए कोशिश करता है। और इसका बाद में अगर वो विक्टिम जो अगर उधर में जाना चाहता है कि मतलब वो कोर्ट केस करना चाहता है तो हम लोग का पैरालीगल से हम लोग का ये एडवोकेट भी देखे रखा हुआ है, तो वो एडवोकेट जो पूरा काम कर देगा। तो वन स्टॉप सेंटर इस तरह से काम करता है। तो इसमें हम वन सेंटर को डिस्क्राइब करने से पहले स्पेशली हम ये बात को भी बताना चाहेगा कि मतलब स्पेशली क्राइम अगेंस्ट वुमेन क्या होता है। ज़्यादातर औरतों को, ज़्यादातर महिला को ये पता नहीं चलता है कि एग्जैक्टली उसका साथ में क्या हो रहा है बोल के, क्योंकि एग्जैक्टली उसमें इतना वायलेंस होता है कि घर का अंदर में, घर का बाहर में, वर्क प्लेस में इतना वायलेंस होता है, लेकिन वो खुद को पता नहीं चलता है कि वो क्या सहन कर रहा है बोल के। इसलिए हर एक औरत को पता चलना है कि मतलब उसका अगेंस्ट पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है बोल के। क्योंकि ज़्यादातर हम लोग को अरुणाचल में देखा गया है कि मतलब जैसे कि चाइल्ड मैरिज होता है या पोस्ट मैरिज होता है, रेप भी होता है, लेकिन वो लोग हमेशा चुपचाप रहता है घर का अंदर में, क्योंकि उन लोग को पता नहीं होता कि कहाँ में रिपोर्ट करना है, कैसा रिपोर्ट करना है, किसको पता नहीं होता है। कोई तो डिप्रेशन में चला जाता है, कोई इवन सुसाइड भी अटेम्प्ट कर लेता है, और कोई मर भी जाता है, किसी को पति ही मार देता है। तो एग्जैक्टली जब आपको लगेगा कि मतलब जैसे कि आपका इच्छा है, आपका इच्छा का अगेंस्ट में कुछ भी अगर फैमिली कर रहा है, या फिर आपका वो इच्छा जो नॉर्मल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो आपका इच्छा कुछ एब्नॉर्मल होगा और उसका अगेंस्ट में कर रहा है, ऐसा भी नहीं है। स्पेशली जैसे कि हस्बैंड एक्सट्रामैरिटल अफेयर्स हो रहा है, या फिर पॉलीगैमी हो रहा है, दूसरा बीवी ले रहा है, और बीवी अगर लेके या एक्सट्रामैरिटल अफेयर्स करके या उसको अपना वाइफ को फिजिकली असोल्ट कर रहा है तो आपको पता चलना चाहिए कि वो एक वायलेंस है, और वो वायलेंस को आप सहन नहीं करना है, क्योंकि आपका पूरा पर्सनल राइट बनता है कि आप किस तरह से अपना ज़िंदगी को, अपना लाइफ को आगे बढ़ना है बोल के। तो इस तरह से औरत लोग को पता नहीं चलता है कि एग्जैक्टली उसका साथ में क्या हो रहा है बोल के। और हम लोग का औरत को स्पेशली फैमिली लोग में ये बोला जाता है कि मतलब ठीक है, जितना भी हो सकता है सहन कर लो। क्यों सहन कर लो? क्योंकि सोसाइटी में बदनाम होगा। हम लोग का अपना एक इज़्ज़त होता है, और वो इज़्ज़त को बदनाम नहीं करना चाहिए। औरत है, सहन कर लो बोल के। हाँ, सहन करना चाहिए, ये ज़रूरी है, लेकिन किस एक्सटेंट तक सहन करना है उसको पता नहीं होता है। उतना एक्सटेंट तक सहन करना है जितना तक आप सहन कर सकता है, जितना तक आपका इज्जत के लिए सहन कर सकता है, कर लीजिए। लेकिन आपका फिजिकल को सेक्रीफाइस करके, आपका ड्रीम को सेक्रीफाइस करके सहन करना ठीक नहीं है। हम डेफिनेटली कभी भी किसी भी औरत को डिवोर्स के लिए या किसी भी चीज़ के लिए एनकरेजिंग नहीं करेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप क्या सहन कर रहे हैं बोल के। आप एग्जांपल ले लीजिए, अभी आपको पोस्ट मैरिज कर रहा है, आपका एज गैपिंग है, अगर आप वो लड़का के साथ बैठना नहीं चाहता है तो आपका फैमिली आपको फोर्स नहीं कर सकता है। अगर ऐसा केसेस आता है तो आप डेफिनेटली वन स्टॉप सेंटर में आके हम लोग को बता सकता है कि मतलब एग्जैक्टली आपका साथ में ऐसा हो रहा है बोल के। अगर उसमें लड़की भी कंसर्न होता है या लड़का भी कंसर्न होता है तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका कंसर्न के बिना अगर वो कुछ आपको फोर्सफुली कुछ कर रहा है तो वो वायलेंस होता है। तो जैसे कि हस्बैंड लोग अपना पेमेंट को टिक टाक नहीं देता है, और अपना जो डेली बेसिस जो डेली नीड होता है उसको आपको फुलफिल नहीं करता है। आपका पेमेंट को लेके दूसरा लड़की का साथ में एक्सट्रामैरिटल अफेयर लेके उसको उड़ा रहा है, और आपका घर में मेंटेन करने के लिए अपना बच्चा का पढ़ाई के लिए या अपना बच्चा का एजुकेशन के लिए उसका रुपये को खर्च नहीं कर रहा है, वो भी एक तरह का इकोनॉमिक वायलेंस है। तो आपको रुपये के बारे में जब बात करता है या फिर किसी लड़की का साथ में अफेयर सही है बोल के बात करता है, तो आपको फिजिकली असॉल्ट करता है तो वो भी क्राइम है। तो एग्जाम्पल जैसे कि आप वर्क प्लेस में अगर आपका बॉस या आपका एसोसिएट कुछ भी अगर आपका अगेंस्ट में आपका कंसेंट के बिना आपको अगर टच करता है, आपको देखता है या आपको कुछ खराब कमेंट्स भी पास करता है, वो भी क्राइम अगेंस्ट वुमेन है। तो इसी तरह का इसको समझना है कि मतलब एग्जैक्टली आपका साथ में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, और आप कितना तक सहन कर सकेगा और क्यों सहन करना चाहिए और किस हद तक सहन करना चाहिए, वो आप जानना है। जब आपका सहन शक्ति से वो ज़्यादा हो जाएगा उसको आप वायलेंस बोल सकता है। और इसी प्रकार का जितना भी
जो असोल्ट होता है या सेक्सुअली या इकोनॉमिकली या डोमेस्टिक वायलेंस जो भी होता है, उस तरह का हर एक केस को हम लोग वन स्टॉप सेंटर में हम लोग एंटरटेन करता है। उसमें हम लोग उसको एक्सेप्ट करता है और उसका केस का मुताबिक हम लोग उसको हैंडल करता है। तो आप वन रूप का अंदर में सब कुछ आपको मिल जाएगा, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेगा, शॉर्ट शेल्टर मिलेगा, इसका बाद में आपको रेस्क्यू करना तो रेस्क्यू करने मिलेगा, और ये साइकोलॉजिकल काउंसलिंग मिलेगा। इसका बाद में अगर आप कोर्ट जाना चाहते तो कोर्ट जा सकते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग अवेल कीजिए और जानिए कि वन स्टॉप सेंटर क्या है बोल के। धन्यवाद मैम, आपने बहुत ही स्पष्ट रूप से ये वन स्टॉप सेंटर क्या है ये आपने बताया। तो वन स्टॉप सेंटर को मैम ये सखी के नाम से भी जाना जाता है, क्यों इसको सखी नाम दिया गया है? एक्चुअली सखी का मतलब हिंदी वर्ड है सखी, जो सखी का मतलब है दोस्ती। तो दोस्ती, तो हम लोग का वन स्टॉप सेंटर जो स्पेशली वोमेन से रहते हैं, हर एक जितना भी वोमेन से रहते हैं चीज़ को हम लोग हैंडल करते हैं। तो उसको ये जेंडर का बात है, तो उसको हर कोई औरत जो अनपढ़ है, जो पढ़ा लिखा है, वो भी अगर सखी बोलेगा तो समझ जाता है कि मतलब ये फीमेल से ही डीलिंग करते हैं बोल के। तो उसी चीज़ को आप इजीली उसको हैंडल करने के लिए, समझने के लिए उसको सखी बोल के, सखी का मतलब दोस्ती। तो उस तरह से रखा गया है दोस्ती, जो हर चीज़ दुख दर्द समझ जाता है, इसलिए सखी नाम रखा गया है। तो मैम इसका उद्देश्य तो आपने बताया, ये फिर भी थोड़ा डिटेल्स में थोड़ा उद्देश्य क्या है इसका बताएंगे? हम लोग का वन स्टॉप सेंटर का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शनिंग यही है कि मतलब सपोजिंग आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस होता है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो जैसे कि हस्बैंड उसको घर से निकाल दे रहा है कि अभी जाओ, तुमको रहने नहीं देगा, सपोज ऐसा बोल रहा है। तो उस वक्त में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मतलब इवन रिलेटिव से कोई को होता है या दोस्त भी होता है, इंस्टेंटली आपको पता नहीं चलता है किससे हेल्प मांगना है बोल के। तो उसी समय में आप अगर हम लोग को कॉल कर देता है या फिर हम लोग के पास आता है, तो हम आप लोग को शेल्टर दे देगा। या फिर अगर आपको कहीं कन्फाइन करके रखा हुआ है कि मतलब घर का अंदर की मतलब आपको हिलने नहीं दे रहे, आपको कहीं जाने नहीं दे रहे, अगर आप हमको कॉल करते हैं तो हम लोग पुलिस का साथ में आके आपको रेस्क्यू भी कर लेगा। तो इसका बाद में अगर सपोजिंग अगर आपका हस्बैंड आपको मारा है, नॉट ओनली हस्बैंड, इवन जितना भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है, जैसे कि फैमिली का अंदर भी हो सकता है, इवन भाई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो जो घर का अंदर जितना भी वायलेंस होता है, अगर आप इंजर हुआ है तो अगर आपको लेके हम लोग सबसे पहले मेडिकल ले जाएगा। मेडिकल ले जाने के बाद में स्पेशली जो विक्टिम होता है, वो जो इंजर होते हैं ट्रोमाटाइज में रहता है, तो वो ट्रोमाटाइज में रहने का समय में उसको एक तो काउंसलिंग करने वाला ज़रूरत होता है, क्योंकि स्पेशली उस समय में पता नहीं चलता है कि उसको एग्जैक्टली सोचना क्या है, बोलना क्या है, करना क्या, पता नहीं चलता है। तो उस चीज़ को हम लोग का जो साइकोलॉजिकल काउंसलर होता है उसका साथ में हम लोग ले जाएगा, तो वो काउंसलिंग करेगा एग्जैक्टली आपको करना क्या है। उसको सेटिंग होने के बाद में तब वो आपको बताएगा कि वो पुलिस में जाना है ना, फैमिली को बोला कि सेटिंग करना है ना, कोर्ट में जाना है ना। तब उसमें हम लोग वन ग्रुप में सब कुछ को उसको रख के हम लोग के पास में रख के उसको हम लोग को समझा देगा। तो इस तरह से हम लोग काम करते हैं। संक्षेप में कहें तो इसका उद्देश्य जो हिंसा से पीड़ित महिला है उनको हर तरह के हिंसा से बचाना है। थैंक यू मैम। और रिबम रिबा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि सखी वन स्टॉप सेंटर में क्या क्या केसेस हैंडल होते हैं? हाँ, नमस्कार सभी को। थैंक यू ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। तो मोस्टली जैसे मैम ने अभी अभी आपको बताया है कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन के बारे में ना, तो वन स्टॉप सेंटर तो उसी के लिए एस्टेब्लिश किया गया है। तो जैसे कि आपके अगेंस्ट में प्राइवेट या फिर पब्लिक स्पेसेस में आपके अगेंस्ट में अगर कुछ क्राइम हुआ है, तो वैसे केसेस को वन स्टॉप सेंटर जो हैंडल करते हैं। तो उस हिसाब से तो मोस्टली अभी तक तो हमारे वहाँ पे तो डोमेस्टिक वायलेंस केसेस ही आए हैं, उसके बाद फिर कुछ रेप केसेस हैं। तो बोला जाए तो एनी टाइप ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो केसेस होंगे ना, वो सब केसेस को हम लोग हैंडल करेंगे। ठीक है। ये मैम एक ही छत के नीचे किन किन प्रकार की सुविधाएं देती है? वैसे तो आपने बताया उसे रहने के लिए भी दिया जाता है। क्या ये सिर्फ इमरजेंसी के लिए, आपातकालीन स्थिति के लिए ना उसको वहाँ रहने के लिए, हमेशा रहने के लिए दिया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। स्पेशली जब शॉर्ट शेल्टर का बात होता है वो इमरजेंसी का ही होता है, इमरजेंसी का होता है। और अगर इमरजेंसी नहीं होने से भी सपोजिंग कोई अगर यहाँ में कोई केसेस है, पहले यहाँ केसेस था, कहीं अलग जगह में ट्रांसफ़र हो गया या फिर यहाँ भी फिर केस के लिए आया हुआ है, तो वो शॉर्ट शेल्टर लेके बैठ सकते हैं हम लोग का वहाँ में। तो उस पर ऐसा होता है कि मतलब नॉट ओनली शॉर्ट शेल्टर, अगर कोई भी अगर विक्टिम आकर अगर सपोजिंग कोई
डायरेक्टली बात करना नहीं चाहता है पुलिस के सामने में या फिर अभी कोर्ट का सामने में, तो वीडियो कॉन्फ्रेंस भी होता है हम लोग ना, तो वीडियो में हम लोग बात करके तो उससे रिलेट कर सकता है, तो इस तरह का होता है। तो उसमें अगर सपोजिंग अगर कोई औरत का विक्टिम का साथ में अगर कोई चौथा बच्चा भी होता है तो उसको भी रख सकता है, लेकिन लड़का अप टू 8 ईयर्स और लड़की को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो विक्टिम का बच्चा होना पड़ेगा, कुछ रिलेटेड तो होना पड़ेगा, या फिर उसका ऐसा कुछ मजबूरी होना पड़ेगा कि उसे रहने का जगह नहीं है, या फिर इकोनॉमिकली बहुत पूरा होना पड़ेगा, मतलब उसको कहीं अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उसमें हम लोग इस तरह का हम लोग सुविधाएं देते हैं कुछ समय के लिए। यस, कुछ समय के लिए। तो ये योजना है वन स्टॉप सेंटर की, ये जो योजना है ये किन के लिए है? सिर्फ शादीशुदा महिलाओं के लिए है या हिंसा से पीड़ित उन बालिकाओं के लिए भी है? नहीं, ये सब के लिए है, स्पेशली वुमेन के लिए है, जो जितना भी स्पेशल हर एक वन स्टॉप सेंटर, सो डिस्ट्रिक्ट में वन स्टॉप सेंटर है, तो उसमें एक वन वो एक डिस्ट्रिक्ट को कवर अप करता है, तो वुमेन का अगेंस्ट में जितना भी क्राइम होता है वन स्टॉप सेंटर उसको हैंडल कर सकते हैं। लेकिन जब बच्चा का बात आता है तो बच्चा का जो केसेस होते हैं वो हम लोग वन स्टॉप सेंटर में हम लोग उसको बेसिकली हैंडल नहीं करते हैं, वो CWC को हम लोग फॉरवर्डिंग कर देते हैं। वो डेफिनेटली हम लोग को रिपोर्ट दे सकता है, हम लोग को आके हम लोग को बता सकता है, लेकिन उसको हम लोग CWC में फॉरवर्डिंग कर देगा, तो वहाँ में उनका एक अलग डिपार्टमेंट है, अलग ब्रांच है, तो उसमें हैंडल कर लेगा। तो ये वन स्टॉप सेंटर क्या किसी वर्ग को देखकर, किसी धर्म को देखकर या किसी जाति को देखकर कार्य करते हैं या सबके लिए इक्वली काम करते हैं? नहीं, सबके लिए इक्वली काम करता है, सबके लिए इक्वली। यहाँ में कुछ किसी कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। हम एक एग्जांपल बताना चाहेगा, लास्ट टाइम एक ऐसा केस आया है, उसमें लड़की जो नॉन ट्रैवल था और लड़का जो यहाँ का लोकल था, तो उसमें उन दोनों का डिस्प्यूट हो गया था हस्बैंड और वाइफ का बीच में, तो एक दूसरे को छोड़ना चाहता था। लेकिन वो हस्बैंड जो चाहता था, क्योंकि हम खुद ट्राइबल आदमी है, तो हस्बैंड चाहता था कि मतलब ऐसा भी नॉन ट्राइबल है, अगर बच्चा को भी दे देगा तो उसको लेके भाग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ बहुत हुआ है। तब भी हम डायरेक्टली बोला है, क्योंकि अगर वो नॉन ट्राइबल हो या ट्राइबल हो, जो भी हो, इंसान इंसान होता है, और जो सही है उसको हम काम करेगा बोल के ना। तो उसमें हम कभी भी स्पेशली मेरा यहाँ वन स्टॉप सेंटर में हम किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, चाहे वो कोई भी ट्राइब्स का हो, अगर वो विक्टिम है तो विक्टिम है। तो अगर उसमें विक्टिम में भी कोई और भी होता है जो अपना लॉ को है जो मिसयूज़ करने के लिए भी कोशिश करता है, लेकिन उस चीज़ को भी कभी देखता है, मतलब देखना पड़ता है, मतलब ना कि वो लॉ को मिसयूज़ कर रहा है ना नहीं कर रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब औरत लोग जो होता है कि मतलब अपना हस्बैंड को मेंटली हरास करेगा या फिर इंटेंशनली हरासमेंट करेगा, ऐसा भी हो रहा है। तो उस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह का केसेस है और वो क्यों कर रहा है, रीज़न होना पड़ेगा उसका। ऐसा नहीं कि मतलब एकदम दमादम आके बोल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बोल दिया और हम लोग उसको शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता है। तो उसको हम लोग बेसिकली बहुत अच्छे से हम लोग काउंसलिंग करता है और पता भी चल जाता है कि मतलब ये झूठ मूठ में कर रहा है, ना सच का कर रहा है, ना सच में विक्टिम है, ना ये ऐसा अपना लोगों को मिसयूज़ कर रहा है। तो उस तरह से पता चलता है। तो कभी भी कहीं भी डिस्क्रिमिनेट नहीं होता, चाहे जो भी हो, इवन स्वीपर हो या हाई क्लास का हो, कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं होता है, होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। हाँ। जी मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे अरुणाचल प्रदेश में आपने बताया कि ये 2016 में शुरू हुआ है, वन स्टॉप सेंटर यहाँ इस्टेब्लिश हुआ है, तो हमारे यहाँ अभी तक कितने सेंटर हैं? यहाँ में एवरी डिस्ट्रिक्ट में अभी ऑलमोस्ट हो गया। अभी यहाँ में हम लोग को ऑन्टस पेटर्स में 24 वन स्टॉप सेंटर खुल गया। ये हम लोग का जो पपुमपरे का है वो सबसे पहले वन स्टॉप सेंटर है, तो अभी ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में खुल गया। अभी टोटल में 24 है वन स्टॉप सेंटर। 24 वन स्टॉप सेंटर है। तो हिंसा से पीड़ित महिलाएं कहीं भी जाके वहाँ जाके रिपोर्ट कर सकते हैं। जी हम रिबुम रिबा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे यहाँ अभी तक कितने केसेस दर्ज हुए हैं? फ़िलहाल तो 2016 से लेके 2022 के जून तक तो 396 केसेस हैं। अगर ईयर वाइज डिवाइड करेंगे तो थोड़ा सा मैं डाटा बता देती हूँ। 2016 में 42 केसेस थे, 17 में 61, 18 में 91, उसके बाद 20 में 32 है, 21 में 74 है और 22 में अभी तक के लिए 31 केसेस हैं। तो 2021 में ज़्यादा केसेस दर्ज हुए। जी जी। तो सखी वन स्टॉप सेंटर को आप दोनों तो ऑफिस में बिज़ी रहते होंगे,
केस हैंडल करना, कुछ करना, कहीं जाके मदद करना, तो आप तो घर घर जाकर तो इसका प्रचार नहीं कर सकते, हर एक को जाकर घर घर में नहीं बता सकते। तो आप किस तरह वहाँ जाकर मतलब प्रचार प्रसार इसका वन स्टॉप सेंटर, क्योंकि अधिकतर लोगों को पता नहीं होता है कि वन स्टॉप सेंटर है। Yes. तो वहाँ जाकर आप कैसे उन्हें बता देते हैं कि वन स्टॉप सेंटर है, या इसका वन स्टॉप सेंटर का प्रचार प्रसार उन तक कैसे पहुँचाया जाता है? ये वन स्टॉप सेंटर में ऑलरेडी हम लोग को ऑफिशियली उसमें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, एवरी मंथ हम लोग को अवेयरनेस कैंप कराना है। तो हम लोग उसको एवरी मंथ अवेयरनेस कैंप कराता है। जैसे कि हम पपुमपरे डिस्ट्रिक्ट का ये एडमिनिस्ट्रेटर है, तो हम लोग पपुमपरे डिस्ट्रिक्ट को पूरा कवर अप करते हैं। तो रिसेंटली भी हम लोग ये होलोंगी में अवेयरनेस कैंप कराया था, वो वुमेन कमीशन से कोलैबोरेट करके। तो इस तरह से सपोजिंग अगर हम लोग वन स्टॉप सेंटर लोग अगर हम लोग अवेयरनेस कैंप अगर मास आदमी को बोला कि नहीं करा सकते तो दौड़ तो दौड़ जाता है। लास्ट टाइम में जिस कोविड-19 का समय में तब भी हम लोग का काम नहीं रुका है। तो कोविड-19 के समय में कोविड प्रोटोकॉल की वजह से हम लोग आदमी को गैदरिंग नहीं कर सका है, क्योंकि अगर अवेयरनेस कैंप कराता है तो नॉट लेस देन 30-40 आदमी तो चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको जो मेरा स्टाफ लोग है घर घर जाके तो हम लोग पैम्पलेट बनाता है, और घर घर जाके जैसे कि एक मार्केट को पकड़ेगा या एक सेक्टर को पकड़ेगा या एक तो ब्रेज को पकड़ के हम लोग तो उसमें पूरा घर घर जाके पैम्पलेट बनता है। इसके बाद में पूरा उसको क्राइम अगेंस्ट वुमेन क्या है और पावर एंड पर्सन ऑफ ये वन स्टॉप सेंटर क्या है उसको पूरा हम लोग बता के आ जाता है। तो इस तरह से हम लोग एवरी मंथ करते हैं। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये आप लोग अवेयरनेस कैंपिंग करते हैं? हर एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं, मेरा जुरिडिक्शन पपुमपरे डिस्ट्रिक्ट है और दूसरा डिस्ट्रिक्ट का जो सीए है वो लोग अपना अपना डिस्ट्रिक्ट पे करेगा। हाँ, जो अपना अपना सेंटर है वो अपना अपना डिस्ट्रिक्ट को कंडक्ट कराते हैं जी। और आपने तो पहले बताया कि उनको सहायता भी देते हैं रहने का या खाने का। तो यहाँ किसी महिला को आधी रात अगर किसी मारपीट करके घर से निकाल दिया जाता है तो उसको आप तो सिर्फ केस तो रजिस्टर नहीं करते, बल्कि आप उन्हें रहने का और खाने का ये प्रबंध भी कराते हैं उन्हें। तो उन्हें कितने दिन तक वहाँ अब रखा जाता है? ओके, हम लोग 5 दिन रख सकते हैं, 5 दिन रख सकते हैं। और 5 दिन का अंदर में अगर वो कुछ केस का सेटलमेंट होता है तो हम लोग वो विक्टिम को हम लोग फैमिली को सौंप देगा, और हम लोग फैमिली को भी बुला के बात करेगा। उसमें फैमिली काउंसलिंग भी होता है, हस्बैंड वाइफ को भी काउंसलिंग करता है, अदर फैमिली को भी बुला के काउंसलिंग करते हैं। और अगर 5 दिन का अंदर में अगर हम लोग केस को सेटल नहीं कर सकते तो वो विक्टिम को ऊपर डिपेंड करता है और केस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो केस को आप लोकली सेटल करेगा ना कोर्ट में जाएगा। तो अगर लोकली सेटल करने का कुछ भी अगर उसका चांसेस है तो हम तो वही बोल देते हैं कि लोकली इसको सेटल कर लीजिए, और उसको सेटल करने के बाद में हम लोग को एग्रीमेंट को लेके दिखाना पड़ेगा कि मतलब लोकली सेटल हुआ है बोल के, तभी हम लोग विक्टिम को भेजेगा। और अगर वो लोकली सेटलमेंट बिल्कुल भी नहीं हो सक रहा है तो विक्टिम को ऊपर डिपेंड करता है कि मतलब वो केस को कहाँ ले जाएगा। कोर्ट ले जाता है तो कोर्ट ले जाता है, तो कोर्ट ले जाने के बाद भी अगर विक्टिम बोलता है कि हम अभी घर में रहने का दिल नहीं है, तो हम घर में रहने से मेरा जान को कुछ खतरा है अगर बोलता है तो हम लोग सुधरगढ़ में भेज देते हैं, ओजू मिशन में। तो वो भी नाहरलगुन में है, तो वो सुधरगढ़ में आप जितना भी चाहे रह सकते हैं। तो वहाँ में रह के आप अपने केस को भी परस्यू कर सकते हैं। जो केसेस दर्ज होते हैं उनको अगर काउंसलिंग से अगर वो समाधान नहीं होते तो अगर वो चाहे तो एफआईआर दे सकते हैं। तो आप लोग के दौरान ही उसे थ्रू आप लोग ही दे सकते हैं? हाँ, नहीं, उस पर ऐसा होता है, एफआईआर बेसिकली जो विक्टिम होता है वही करता है, लेकिन अगर वो केस को हम लोग का अंदर में ऑलरेडी आ गया तो हम लोग का टोर से भी जा सकता है। तो हम लोग भी इवन एफआईआर लिख के वो उसको हम लोग पुलिस को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि मतलब ऐसा एक तो विक्टिम आया है, ये ऐसा करना चाहता है, तो उसको थोड़ा देख लीजिए बोल के ना। तो कोर्ट जाने के लिए हम लोग को ऑलरेडी हम लोग का एडवोकेट होता है, उसमें अपॉइंट करके रखा हुआ है। तो अभी हम लोग का एडवोकेट तबाजीम है जो लीगल एड का एडवोकेट है, तो वो हर एक चीज़ को हैंडल करेगा। कोर्ट का जितना भी प्रोसीजर है उसको वो लोग फ्रीली हैंडल कर देगा। हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए ये अलग अलग एडवोकेट रखा है? यस, हर एक डिस्ट्रिक्ट अलग एडवोकेट है। ठीक। तो रुबुम रूपा जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि वन स्टॉप सेंटर के अंतर्गत मेंटल जो इल है, मानसिक जो बीमारी महिलाएं हैं, क्या उनके लिए कोई सुविधाएं प्रदान किया जाता है? ऐसे तो मेंटल इल महिला तो शायद डेस्टिट्यूट वुमेन में आएंगे ना, तो उनको तो जैसे कि ऐसे कुछ केसेस हमारे ऑफिस में अगर आ गए हैं तो उन्हें तो वही है कि शेल्टर प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद फिर पुलिस में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे कि ऐसे ऐसे वुमेन है, तो काइंडली फैमिली ये सबको ढूंढ दीजिए। उसके बाद फिर पुलिस जो अपने प्रोसीड्यूर जो भी करना है वो लोग कर लेंगे। उसके बाद फिर फैमिली आके उनको ले जाएंगे।
उतना तक ही है। और जैसे कि अगर उनको मेडिकल असिस्टेंट चाहिए होगा तो वहाँ पे पैरामेडिक है, तो वो उन्हें साइकेट्रिस्ट के पास में ले जाएंगे इफ़ सी नीड्स ट्रीटमेंट दैट इज़। तो वही है, उतना तक ही है अभी तक तो। तो उसके लिए जो मेंटल इल है उसके लिए अलग से रहने का कोई बंदोबस्त नहीं किया जा सकता? जैसे कि सभी को, जैसे कि एज नॉर्मल मतलब जो सर्वाइवर आएंगे ना, उनको जैसे ट्रीट करेंगे वैसे ही उनको ट्रीट किया जाएगा। एडिशनल हेल्प वही है कि उनको तो एफआईआर करना है, ये करना है बोल के उनको तो कुछ भी आइडिया नहीं होते, तो उनको हम लोग पुलिस में इन्फॉर्म कर देंगे कि ऐसे वुमेन आए हैं, तो काइंडली आप थोड़ा सा देख दीजिए, उनका फैमिली को थोड़ा सा कांटेक्ट कर दीजिए, यहाँ पे ऐसे कुछ है इन्फॉर्म कर दीजिए, तो आगे ले जाइए ऐसा। ठीक है। तो मैम जो वन स्टॉप सेंटर है, जो अगर किसी लड़की के साथ या किसी महिला के साथ आधी रात में किसी रास्ते पे कोई अटैक करता है, कोई एसिड अटैक करता है या कोई उसे मारपीट करता है या छेड़छाड़ करता है, क्या वो वहाँ से आपकी जो संपर्क के नंबर है, जो नंबर है वहाँ डायल करने से आप लोग क्या वहाँ उस स्थान पर, घटना के स्थान पर जाकर आप मदद करते हैं या सिर्फ वो कहीं किसी प्रकार वहाँ से बच निकल कर आपके सेंटर तक आके ही केस दर्ज करना होता है? नहीं, अगर वो हम लोग को कॉल करता है तो डेफिनेटली उसका स्पॉट में जाएगा। अच्छा। तो स्पॉट में हम लोग अकेला नहीं जाएगा, तो हम लोग सब, ये हम लोग का पीएफओ है, तो उसको पुलिस को पहले इन्फॉर्म करेगा और पुलिस का साथ ही लेके जाएगा, पुलिस को साथ में लेके तो उसको रेस्क्यू करेगा। तब इसका बाद में हम लोग रेस्क्यू करने का बाद में मेडिकल ले जाना है ना, उसको किस तरह से हैंडल करना है हम लोग हैंडल कर लेते हैं। तो आप घटना स्थान तक आप जाकर सहायता करते हैं। ये हमारे सरकार ने बहुत अच्छा योजना बनाए हम महिलाओं के लिए। तो रिबुम रिबा, हम आपसे जानना चाहते हैं कि केस दर्ज करने के लिए, वन स्टॉप सेंटर में केस दर्ज करने के लिए आपको किस तरह संपर्क करें, वन स्टॉप सेंटर को किस तरह संपर्क करके हम वहाँ केस दर्ज करा सकते हैं? अच्छा, आपके केस को रजिस्टर करने के लिए ना, तो आप खुद भी आ सकते हैं ऑफिस में, या फिर जैसे कि आप कहीं पे फंस गए हो, मतलब किसी ने आपको घर में, जैसे कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस केसेस है तो आपको हस्बैंड ने घर पे या फिर उनके फैमिली मेम्बर किसी ने घर पे बंद करके रखा हुआ है, जैसे कि आपके कोई फ्रेंड को पता है या फिर आपके कोई रिलेटिव्स को पता है कि ऐसा कुछ हो रहा है आपके पास में, तो वो भी आके हमें इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। और अगर आपके पास में मोबाइल है तो आप हमारे ऑफिस के वन स्टॉप सेंटर के नंबर में कॉल करके भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। मैं नंबर को बोल देती हूँ, 9362816667। ये नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और कभी भी आप कॉल कर सकते हो, 24/7 है, तो हम लोग एनी टाइम आपको हेल्प करने के लिए रेडी है। उसके बाद फिर जैसे कि कोई पब्लिक सर्वेंट हो गया तो वो उनके थ्रू भी आप आ सकते हो। और जैसे कि हो गया है कि आपने पुलिस स्टेशन गया, मतलब केस रजिस्टर करने के लिए, तो वहाँ से भी अगर पुलिस देखती है कि ये केसेस जो काउंसलिंग के थ्रू मतलब सॉल्व हो सकते हैं, तो पुलिस भी वहाँ पे फॉरवर्ड कर सकते हैं केसेस को। और हो गया वुमेन हेल्पलाइन, WHO सभी को पता है वुमेन हेल्पलाइन, तो उनके थ्रू भी आ सकते हैं। हाँ जी, तो संपर्क करके भी केस रजिस्टर किया जा सकता है। जी। दर्शकों, आप सभी से अनुरोध है कि आप फिर से ये नंबर अपने किसी खाते पर नोट करके रखिए, ज़रूरी पड़ने से आप उसका यूज़ कर लीजिएगा। रिबुम रिबा जी, हम आपसे फिर से आप दर्शकों को खुद बता दीजिए कि फिर से ये नंबर आप नोट करें कृपया करके। ठीक है, नंबर है 9362816667। और अभी ज़्यादातर लोगों को तो पहले कहा, ज़्यादातर लोगों को तो पता नहीं है ये वन स्टॉप सेंटर होते भी है। और अभी हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हमारे थ्रू भी ये जो इंटरव्यू ले रहे हैं इसके थ्रू भी हम प्रचार प्रसार ही कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो इसको अगर कोई सुन भी रहा है हमें, तो वो हिंसा से पीड़ित महिलाएं, एग्जैक्ट एड्रेस पता नहीं है अभी, कहाँ है ये वन स्टॉप सेंटर, कहाँ लोकेशन इसका कहाँ है, तो कृपया आप इसका एड्रेस बता दीजिए। अच्छा, काइंडली फ़िलहाल तो ये वन स्टॉप सेंटर जो नाहरलगुन के वन स्टॉप सेंटर जो डी सेक्टर नाहरलगुन में है, नैन्सी अपार्टमेंट बिल्डिंग में, वो वहाँ पे वो है, पाचिन हैंगिंग ब्रिज के सामने।
बिल्डिंग के नाम क्या बताया आपने? नैन्सी अपार्टमेंट। नैन्सी अपार्टमेंट। दर्शकों को ये एड्रेस भी याद रखें, नैन्सी अपार्टमेंट, डी सेक्टर नाहरलगन में है। तो मैम हम आपसे फिर जानना चाहते हैं कि इसके पावर एंड फंक्शन, ये वन स्टॉप सेंटर जो सखी वन स्टॉप सेंटर है, इसका पावर एंड फंक्शंस को आप थोड़ा सा हमारे जो दर्शक है उसको और थोड़ा सा डिटेल्स में बता दें तो बेहतर होगा। बेसिकली हम पावर ऑफ फंक्शन को बेसिकली हम हाईलाइट करने में कर दिया है। तो इसमें हम लोग का 7-8 टाइप ऑफ सर्विस मिल रहा है वन स्टॉप सेंटर में। सबसे पहले तो हम लोग इमरजेंसी रेस्पॉन्स होता है। जैसे ही आप कॉल करेगा, अगर कुछ इमरजेंसी होता है तो उस इमरजेंसी रेस्पॉन्स करके आप लोग को रेस्क्यू करने के लिए आएगा कि पर्टिकुलर आप कौन सा जगह में है। इसका हम ये एग्जांपल, ये रिसेंटली एक तो केसेस हुआ था, ये उत्तराखंड में एक तो हम लोग का अरुणाचल का एक तो लड़की वहाँ में मैरिज करके गया था। तो हाँ, तो उसमें उसको हस्बैंड जो कन्फाइन करके रहा हुआ था, तो वहाँ में हम लोग उसको वहाँ का व्हाट्सएप सेंटर को और वहाँ का वुमेन कमीशन को हम लोग उसको ये फ़ोन ऑन करके पूरा हम लोग इस मिला के डिलीट करके वो लड़की को भी हम लोग वापस लेके आ गया। अभी अरुणाचल में आ गया वो जो ना। तो इस तरह से वो होता है इमरजेंसी रिस्पॉन्स। और ये इमरजेंसी रिस्पॉन्स में स्पेशली जब हम लोग अवेयरनेस कैंप वगैरह देते हैं तो हम लोग स्पेशली आंगनबाड़ी सेंटर का वर्कर्स को पकड़ते हैं। आंगनबाड़ी सेंटर का वर्कर्स को क्यों पकड़ते हैं बोलने से, क्योंकि वो लोग की ऐसा एक पर्सन होता है जो गांव-गांव जाके जो ग्रास रूट लेवल में काम करता है। तो इस चीज़ को ग्रास रूट लेवल में जानना बहुत ज़रूरी है कि मतलब वो, क्योंकि जो लो लेवल का आदमी होता है और जो ज़्यादा ग्रास रूट लेवल में बैठते हैं वही में ज़्यादा वायलेंस होता है। तो उनको पता नहीं चलता कि एग्जैक्ट वायलेंस क्या है। तो इसलिए हम लोग हमेशा आंगनबाड़ी सेंटर के वर्कर्स को पकड़ते हैं। तो वो लोग हम लोग का सबसे पहला 1% हो गया हम लोग का इमरजेंसी रिस्पॉन्स और रेस्क्यू हो गया। सेकंड होता है जैसे कि हम लोग 24/7 हम लोग काम करता है। तो 24/7 काम करते हैं तो हम लोग का या जो मोबाइल नंबर होता है 24/7 हम लोग का चालू होता है। किसी भी वक्त आप लोग कॉल कर सकता है। और इसके बाद में हम लोग 24/7 मेरा स्टाफ हम सब लोग रेडी होते हैं। कभी भी अगर फ़ोन करता है तो हम लोग उसको काम करने के रेडी होते हैं। क्योंकि बेसिकली बोला जाए तो ये वायलेंस कब होगा, कब इमरजेंसी निकले किसी को पता नहीं होता। तो कभी कभी रात को भी फ़ोन आ जाता है, तो हम लोग इस तरह से हैंडल करते हैं। तो थर्ड होता है कि हम लोग का मेडिकल असिस्टेंट होता है। जैसे कि आप अगर इंजर हो गया आता है तो हम आप लोग को सबसे पहले जो विक्टिम को हम लोग मेडिकल ले जाएगा। तो मेडिकल ले जाके उसको किस तरह से ट्रीटमेंट करना है उसको पहले ट्रीटमेंट कर देगा। इसके बाद हम लोग का सेंटर में ले आके उसको काउंसलिंग वगैरह करता है। इसके बाद में हम लोग का अगर वो वायलेंस हो गया, जैसे कि मारपीट किया है, कोई दाव कर दिया है, तो डेफिनेटली वो तो FIR लॉन्च करना ही पड़ेगा क्योंकि उसमें ऑप्शन नहीं है। तो ये क्रिमिनल एक्ट होता है। तो इससे अगर ऐसा होता है तो हम लोग उसको FIR लॉन्च कर देते हैं। क्योंकि अगर FIR लॉन्च नहीं करता है तो उसको अगर बाद में केस भी अगर करने बनते हैं तो उसे प्रॉब्लम हो जाता है। तो उसे FIR लॉन्च करना ही पड़ता है। वो डिपेंड करता है कि इंटेंसिटी को डिपेंड करता है कि आपको एग्जैक्टली हुआ क्या है, इंटेंसिटी के ऊपर। जैसे कि कोई एक थप्पड़ 2 थप्पड़ मार दिया तो उसको हम लोग कभी कोई सुलझा सकता है, लेकिन दाव कर दिया तो उसको तो सुलझाना तो और नेक्स्ट तो इम्पॉसिबल होता है। तो इस तरह से हम लोग उसको FIR लॉन्च करने में भी हम लोग का पैरालीगल जाके हेल्प करेगा। फिर नेक्स्ट होता है हम लोग का काउंसलिंग। जब विक्टिम ट्रॉमेटाइज होकर आता है तो सबसे पहले हम लोग काउंसलिंग करते हैं, क्योंकि काउंसलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि उस ट्रॉमेटाइज स्टेज में मतलब इंसान को पता नहीं चलता है कि क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है बोल के। तो उसको हम लोग नॉर्मलाइज करने के लिए तो हम लोग काउंसलिंग करते हैं। इसके बाद में लीगल एड काउंसलिंग होता है। जैसे कि अगर आप कोर्ट जाना चाहते हैं तो आपका कोर्ट में इसका प्रोविज़न क्या क्या है। अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस में जाना चाहता है या मेंटेनेंस करना चाहता है या कुछ भी हो, तो उसका आपको प्रोविज़न को पूरा बता देगा कि मतलब एग्जैक्टली कोर्ट में प्रोसीजर कैसा होगा और आप इसका क्या बेनिफिट होगा, आपके लिए क्या बेनिफिट नहीं होगा, उसको हम बता देगा। उसको सब बता देता है। इसके बाद में आपका साथ रहने के लिए जगह नहीं तो शेल्टर दे देगा आपको। तो इसके बाद में और अगर आप खुल के अगर बात करना नहीं चाहता है, जैसा कि FIR लॉन्च करने के लिए गया है, आप पुलिस को डायरेक्टली बात नहीं करना चाहता है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगा। तो वहाँ से हम लोग कनेक्ट करके जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं तो उसमें बैठ के वो बात कर सकते हैं। ये हम लोग का बेसिक पावर एंड फंक्शन व्हाट्सएप सेंटर का। जी। तो ये जो वन स्टॉप सेंटर ये टोटली स्पॉन्सर्ड केंद्र सरकार से है या राज्य सरकार से है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट से है। सेंट्रल गवर्नमेंट से जितना भी फ़ंड होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देता है। तो यहाँ में वो फ़ंड जो हम लोग का एडमिनिस्ट्रेशन में आता है, ये DC का पास आता है। तो लेकिन इसका नोडल डिपार्टमेंट जो हम लोग का WCD है, वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट। तो लेकिन हम लोग का जितना भी फ़ंड होता है हम लोग सेंटर से आके तो हम लोग ये DC का वहाँ से हम लोग को मिल जाता है। जी, ये टोटली सेंट्रल? हाँ, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है सेंटर। जी मैम, आपने बताया कि डिटेल्स में कि इस किस प्रकार इसका अवेल करना चाहिए। ओके। और
किस प्रकार हमें ये करना चाहिए, तो आप हमारे दर्शकों को आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले में तो हम ये सब औरत से, सब महिला से यही कहना चाहेगा कि मतलब आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि लाइफ में आपको क्या ज़रूरत है। हम ये कभी नहीं बोलेगा कि मतलब आप आपका हस्बैंड का अगेंस्ट में जाओ या आपका सोसाइटी का अगेंस्ट में जाओ बोल के, लेकिन ऐसा ऐसा रूल एंड रेगुलेशन बहुत सा है जो वुमेन का अगेंस्ट में है और उस चीज़ को आप जितना तक सहन कर सकते हैं सहन कर लीजिए, लेकिन आपको लगता है कि मतलब ये सही नहीं है सोचते हो, उसका अगेंस्ट में बोलना चाहिए। और वुमेन का अगेंस्ट में वायलेंस क्यों होता है बोलते हैं, क्योंकि औरत चुपचाप रहता है। अभी किसी का साथ में अगर वायलेंस हो भी रहा है तो कोई देख भी रहा है तो उसको, इवन हम लोग भी पहले बोलता था कि नहीं सहन करो, समझ जाएगा, सही, हाँ समझ जाएगा, थोड़ा टाइम दे दो, वही बोलता है। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। अगर वो वायलेंस अगर इंटेंसिटी उसका हाई है तो स्पेशली, क्योंकि हम लोग का ट्राइबल आदमी को तो हर कोई जानता है, अगर इंटेंसिटी ज़्यादा होता है तो मारकाट में आ जाता है। अगर आपका बुद्धि ही नहीं रहेगा तो आप किस चीज़ को सहन करेगा और किसका इज्जत को रखेगा। चीज़ जो ऐसा होता है, सबसे पहले आप अपना बारे में सोचिए, इसका बाद में खुद का शरीर के बारे में सोचिए, अपना मेंटल हेल्थ के बारे में सोचिए, इसका बाद में आप अपना फैमिली के बारे में सोचिए। क्योंकि अनटिल अनलेस आपका मेंटल अगर हेल्थी नहीं रहेगा तो आप दूसरे के बारे में सोच सकेगा तो है नहीं। तो हम लोग का वुमेन जो क्या होता है सोसाइटी को बिल्डअप करता है। तो हम सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहेगा कि मतलब पहले खुद को खुश रखिए, इसका बाद में अपना फैमिली को, सोसाइटी को टाइम दीजिए। और हम लोग औरत लोग क्या करते हैं, अपना आप को नीचे में दबा के, इवन एक बार शादी होने के बाद में ड्रेस भी टिक टक नहीं पहनेगा, जहाँ तहाँ घूमते रहेगा, एकदम अपना बच्चा होने के बाद में एकदम ड्रेस भी उल्टा पुल्टा पहन के घूमते रहेगा और फैमिली के बारे में सोचते रहेगा। तो उसी समय में वायलेंस हो जाता है, क्योंकि हम लोग खुद को पता नहीं चलता है हम क्या कर रहे हैं, वो पता नहीं चलता है, तो उसमें सब कुछ वो कुछ हो जाता है। तो हम सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहेगा कि हम कभी भी औरत को ये चीज़ को हम नहीं बोलेगा कि अपना पति को छोड़ो या पति का अगेंस्ट में जाओ, वो नहीं बोलेगा, लेकिन आपको एग्जैक्टली जानना चाहिए कि आपको करना क्या है बोल के, और आप क्या सहन कर रहा है और आप क्या कर रहे हैं वो जानना चाहिए। और कोई ऐसा भी बहुत होता है कि मतलब अपना हस्बैंड को मेंटली भी टॉर्चर करता है। हर एक जब भी वायलेंस होता है हमेशा पति करता है, ऐसा भी नहीं है, औरत भी करता है। तो उसको जानना चाहिए कि मतलब आप एग्जैक्टली कर क्या रहे बोल के। तो अगर आप किसी भी समय हमको कॉल करता है या मेरे सेंटर में आता है तो आप सिर्फ वायलेंस के लिए नहीं, आप अदर अगर नॉलेज भी देना चाहता है या फिर अदर कुछ अगर जानकारी भी चाहिए तो हम 24/7 रेडी है। और आपको जानना, बस वही जानना है कि मतलब लाइफ को किस तरह से सस्टेन करना है, किस तरह से एडजस्टमेंट करना है और आप किस तरह से फैमिली को बिल्डअप करना है, हम वही बोलना चाहेंगे। समय के पाबंदी के कारण हम आपसे और बातें करना चाहकर भी हमारे कार्यक्रम को आज यहीं तक समाप्त होना पड़ रहा है। आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी और बहुत ही लाभदायक बातें बताई। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद है इस स्टूडियो में आने के लिए। दर्शकों, मुझे उम्मीद है कि जो हमारे एक्सपर्ट द्वारा बताए गए जो बातें आपको स्पष्ट रूप से समझ आए होंगे और इसका जो हिंसा से पीड़ित महिलाएं हैं वो उनके लिए सरकार ने क्या किया है और उनके लिए वन स्टॉप सेंटर में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराया जा रहा है, इसको आप सही ढंग से मिसयूज़ ना करते हुए सही ढंग से आप इसका लाभ उठाएंगे, ये उम्मीद के साथ आज मैं हुगिर बासर आप सभी दर्शकों से विदा लेना चाहती हूँ और फिर मिलेंगे आपसे नए विषय के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।